How many number of hours should be given to UPSC prep per day? Extracting 11 to 12 hours per day, it is relatively easy. वो टाइम आपका व्हाट्सएप का टाइम है, वो आपका टाइम पढ़ाई का टाइम नहीं है। क्वालिटी मतलब है क्या, ये है ना, क्या है ये डिफरेंशिएटर? मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि हिस्ट्री के अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं। कभी भी आप ये मत सोचना कि आपको जो डाउट है वो बेवकूफ़ों वाला डाउट है, कभी मत सोचना, क्योंकि वो आपका डाउट है। जब आपको रियलाइज होगा कि आपको ये डाउट दोबारा भी आता है, आपको अपनी पिछली मेहनत पे फक्र महसूस होगा, आपको अपनी पिछली मेहनत पे बहुत खुशी महसूस होगी। आपके हिसाब से हाउ मेनी आवर्स शुड यू स्टडी? ठीक है, ओरिएंटेशन में से ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, बट फिर भी बताओ कि आपके हिसाब से हाउ मेनी नंबर ऑफ आवर्स शुड बी गिवन टू यूपीएससी प्रेप पर डे? अगर आप कहते हैं मतलब यू आर अ फुल टाइम एस्पिरेंट। देखो, जब हम प्रिपेयर करते थे तो देयर वाज लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ नॉलेज। आज के टाइम पे यू हैव सोशल मीडिया, टुडे आई एम इंटरेक्टिंग विद यू, दोस काइंड ऑफ थिंग्स दे वर नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग माय टाइम पीरियड, सो यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग इफ यू हैव नॉट कम टू दिल्ली, राइट? आई एम वेरी ऑनेस्टली टेलिंग यू, राइट? मैं आपको एक तरीका भी बताऊंगा, आप एग्जैक्टली कैसे मॉनिटर कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ आवर्स, राइट? तो सिलेबस तो उसका ह्यूज है, ठीक है। मिनिमम आपको जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, आप कितना करना है वो हम देखेंगे, बट ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है। डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है एक्चुअली आपका क्वालिटी। और आवर्स को मिनिमम कितना करना चाहिए, मैंने अपने साथ जो एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है, मे बी वो आपके ऊपर भी वैलिड है। एक्चुअल ऑन टेबल पढ़ाई को मैंने कैसे किया, एक्चुअली प्रॉब्लम थी, मैंने कहा यार अपनी एफिशिएंसी मेरे को इंक्रीज करनी है, तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक ऐसा इस टाइप का एक घड़ी होता था, ये तो थोड़ा छोटा है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, टेबल क्लॉक होता है, एंड उसका बाई चांस ना पीछे वाला जो पार्ट था वो टूटा हुआ था, तो आई कैन सी कि अच्छा यहाँ पे एक सेल है। तो जब मैं पढ़ाई करने लगता था, मैंने कहा यार नोटिस करूं, तो पता नहीं मुझे क्या स्ट्राइक किया। एक दिन मैं सुबह 6 बजे उठा एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग, ठीक है। व्हेन आई वेंट फॉर अ ब्रेक आफ्टर 1 आवर, देन आई टुक द सेल विद मी, ठीक है। मैंने कहा ये ना मुझे आइडिया, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं लग पा रहा था कि अगर मैं 11 बज गए, इफ इट इज 11 AM, तो क्या मैं ये सोचूं कि मैं 5 घंटे पढ़ाई कर चुका हूं? पर क्योंकि एक्चुअली तो मैं बीच में वॉशरूम भी गया हूँ, बीच में मैंने ब्रेकफास्ट भी किया है, बीच में रनिंग के लिए भी गया हूँ, कुछ भी किया है, तो 11 घंटे तो नहीं पढ़ा। तो मेरे को ये था कि इसको मॉनिटर जरूर करना है। तो बेसिकली मैंने एक हैबिट बनाई कि जब भी मैं पढ़ाई करने बैठूंगा तब वो सेल घड़ी के अंदर होगा, एंड जब भी मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ या टेबल से मैं उठूंगा, चाहे छोटी सी चीज के लिए उठूं, तब मैं उस सेल को ऐसा फिजिकली निकाल लूंगा, ठीक है। आज के टाइम पे हमारे पास स्टॉप वॉच है, डिजिटल चीजें हैं हमारे पास, बट मैंने करने की कोशिश करी है डिजिटल से, उसमें भूल जाते हैं हम, क्योंकि कोई फिजिकल एक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। तो काफी बार मतलब मैंने नोटिस किया कि मैं उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने की कोशिश करता हूं, तो मैं वो ऐसा फोन को ओपन करके उसको पॉज करना मतलब भूल जाता हूं, ठीक है। मे बी इट इज माई जनरेशन, योर जनरेशन इज मच मोर टेक सेवी, हो सकता है ऐसा हो, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि साइकोलॉजी ऑप्शनल था, साइकोलॉजी पढ़ी है, तो जब कोई एक फिजिकल एक्ट इन्वॉल्व होता है ना, कि अच्छा आपको एक फिजिकल एक्ट करना है, तो आप उसको इट्स रिलेटिवली इजियर टू रिमेंबर, ठीक है। तो शायद से वो फिजिकल एक्ट की, अच्छा उस घड़ी के अंदर से सेल निकालना है, उसका असर नेट ये होता था कि अगर रात को कोई भी टाइम हो रखा है, लेट से असलियत में रात के 10 बजे में, तो मेरी जो टेबल वॉच है उसके अंदर लेट से शाम के 4 बजे में, तो मेरे को ये क्लियर आइडिया होता था कि आई स्टार्टेड स्टडिंग एट 6 AM एंड नाउ इट इज 4 PM, सो देयरफॉर आई हैव स्टडीड फॉर 10 आवर्स, राइट? तो मेजर कैसे करना टाइम, उसका इससे अच्छा तरीका मतलब मुझे नहीं पता है, अनटिल अनलेस आप एक हैबिट बना लो कि आप भूलोगे नहीं, ठीक है ना। कि आज के टाइम पे तो स्टॉप वॉच घड़ी के अंदर भी होता है, टाइमर घड़ी पे के अंदर भी होता है, बट उसको मतलब एक ऑपरेशनल, उसका डिटेल जो मुझे इफेक्टिव लगता है वो मैंने आपको बताया। दूसरी चीज उसके अंदर क्या थी, जो खुद एक्सपेरिमेंट किए, तो यूपीएससी इज लाइक अ मैराथन। मैंने देखा कि आईआईटी के लिए जब आप प्रिपेयर करते हो, तो क्योंकि फिजिक्स और आपका मैथ्स ऐसा थोड़ा मैकेनिकल टाइप से रहता है, तो वहां पे एक्सट्रैक्टिंग 11 to 12 आवर्स पर डे इट इज रिलेटिवली इजी, राइट? और एक्सट्रैक्टिंग लाइक 10 to 12 आवर्स पर डे इट इज रिलेटिवली इजी। जबकि यूपीएससी, द नेचर ऑफ सब्जेक्ट इज सच कि वहां पे ऐसा 10 to 12 आवर्स इफेक्टिव स्टडी टाइम निकालना टफ होता है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज मतलब मेरे साथ मैं देखूं तो अगर हर दिन मैं 8 आवर्स इफेक्टिव पढ़ाई के निकाल पाता था, 7 to 8 आवर्स, तो आई थिंक
मतलब वो काफी उसमें जो है जान निकल जाती थी कि अच्छा आज 8 घंटे मैं पढ़ लिया, ठीक है। तो आपका हो सकता है रिलेटिवली बेटर हो, बट ये मैं एक एवरेज डे की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली जब हम एग्जाम के पास होते हैं तो नंबर ऑफ आवर्स थोड़े बढ़ जाते हैं, बट क्योंकि यूपीएससी का जर्नी थोड़ा सा बड़ा होता है, एक मैराथन होता है, तो 8 आवर्स के आसपास, 7 to 8 आवर्स अगर कोई स्टूडेंट निकाल रहा है, कोई इससे ज्यादा निकाल रहा है, देन वेरी वेरी वेल। बट यहाँ पे मैं किसी भी टाइप की चीटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपने चीटिंग कर दी है ना, कि बीच में आप ऐसे ही व्हाट्सएप देख रहे हो एंड आपका पढ़ाई का टाइम भी उसके अंदर जुड़ता चला जा रहा है। वो टाइम आपका व्हाट्सएप का टाइम है, वो आपका टाइम पढ़ाई का टाइम नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। तो कैसा लगा यार ये तरीका? किसी ने कभी ऐसा ट्राई किया है या मैं ही ऐसा खुराफाती हूँ? किया होगा, बाकी किसी और ने भी किया होगा ट्राई। ट्राई किया है कुछ ऐसा अजीब सा तरीका, डिफरेंट, यूनिक टू मेजर एक्चुअल टाइम? ऐसा नहीं कि बीच में कॉल आ गया तो वो भी पढ़ाई के टाइम में ऐड हो गया। अब दूसरे बड़े सारे टॉपर्स ये बोलते हैं कि देयर शुड बी क्वालिटी, है ना, कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती। तो एग्जैक्टली क्वालिटी मतलब है क्या ये, है ना, क्या है ये डिफरेंशिएटर? पहली चीज, जब भी आप फाउंडेशन ज्वाइन करें, किसी भी कोचिंग में आप ज्वाइन करें, सारथी में ज्वाइन करें, कहीं पे भी आप ज्वाइन करें, प्लीज मेक इट अ हैबिट, चाहे कोई आपको कभी भी कैसे भी डिस्करेज करे कि यार इतना नहीं सोचना है, उतना नहीं सोचना है, बट इफ यू आर श्योर कि दिस टॉपिक इट इज रिलेटेड टू यूपीएससी एंड आई एम नॉट डूइंग अ पीएचडी इन इट, ठीक है, ये एक ऐसा सवाल है जो कि किसी भी लेमैन को आ सकता है इस टॉपिक के बारे में। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद से मेरे पेरेंट्स ही मेरे से पूछ सकते हैं कि बेटा तुम यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ना, तो मतलब ये मुझे बताओ ये कैसे होता है। तो वो एक लेजिटिमेट क्वेश्चन है, क्योंकि वो लेमैन भी उसको पूछ सकता है। तो कभी भी कोई आपको डिस्करेज करे कि किसी टीचर को कोई आंसर नहीं पता है, उसकी वजह से वो टीचर ने कह दिया अरे इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना सर्च करने की जरूरत नहीं है, तो खुद से जज करो, आप लॉजिकल हो, ठीक है, आपको पता है कि क्या चीज क्या है, आप खुद से सोचो यार ये क्वेश्चन एक लेमैन मदर टंग लैंग्वेज में क्या मेरे पापा मुझसे पूछते, या क्या मेरी मदर मेरे से पूछ सकती थी, या मेरा कोई फ्रेंड मेरे से पूछ सकता था? अगर आंसर यस है तो आपका क्वेश्चन वो लेजिटिमेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो फोकस करना है, प्लीज फोकस ऑन वाई। जैसे अपने सब्जेक्ट में हिस्ट्री में मैं आपको ये लिख के दे रहा हूं, मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि हिस्ट्री के अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं, कि हिस्ट्री के अंदर ऐसे कुछ पर्टिकुलर डिफाइंड कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफाइंड लॉजिक्स हैं, जो कि बार बार हिस्ट्री उन्हीं चीजों के बेसिस पे रिपीट होती रहती है। समय का पहिया चलता रहता है, कंटेक्स्ट बदलता रहता है, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, बट कहीं ना कहीं वो जो कोर प्रिंसिपल्स हैं वो हमेशा वही रहते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको हिस्ट्री में प्रूव करूंगा। तो कॉन्सेप्ट्स हर चीज में होते हैं, और हो भी क्यों ना। हिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर आता है जिसको आप बोलते हो सोशल रिफॉर्म्स, है ना, जिसको आप बोलते हो बंगाल रिनासा, जिसको आप बोलते हो इंडियन रिनासा। 1800s में हुआ था इंडियन रिनासा, ठीक है। सब चीजें उसमें समाज को लेके हैं, सब चीजें उसके अंदर सोशल रिलेशंस को लेके हैं, सब चीजें उसके अंदर सोसाइटी को लेके हैं, ठीक है। एंड उसके अंदर क्या चीज सबसे आगे रहती है? डॉक्ट्राइन ऑफ लॉजिक स्लैश रैशनैलिटी स्लैश रीजन, है ना। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लॉजिक, जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ रैशनैलिटी भी कहा जाता है, जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ रीजन भी कहा जाता है, हमारे संविधान के अंदर भी है डॉक्ट्राइन ऑफ रैशनैलिटी, ठीक है। संविधान है तो वो तो पॉलिटिकल साइंस हुआ ना एक तरीके से, वो तो पॉलिटी हुआ, वो तो ह्यूमैनिटीज है। तो उसके अंदर भी लॉजिक है, उसके अंदर कॉन्सेप्ट है ना। फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप साइंटिफिक टेम्परमेंट बना के चलेंगे। साइंटिफिक टेम्परमेंट क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ लॉजिक। तो ह्यूमैनिटीज को तभी तो कहते हैं, हर ह्यूमैनिटी अपने आप को प्रूव करने पे लगी रहती है कि हम भी साइंस हैं, है ना। तो जब मैंने साइकोलॉजी ऑप्शनल लिया तो उसमें आधा टाइम तो इसी चीज में वो साइकोलॉजी वाले स्पेंड करते थे कि वी आर ऑल्सो अ साइंस। एक ने तो अपना नाम में ही साइंस ऐड कर लिया, पॉलिटिकल साइंस। तो जितनी भी ह्यूमैनिटीज हैं वो सारी की सारी वॉनबी साइंसेज हैं। ह्यूमैनिटीज वालों बुरा मत मारो, ठीक है, बट बता रहा हूं मैं, ठीक है, कि उसके अंदर लॉजिक्स है। तो हमेशा हमको लॉजिक्स के ऊपर फॉलो करना है, फोकस करना है कि ये क्यों हुआ। हो सकता है आपके शुरुआत में बहुत ज्यादा सवाल हो। मेरे टाइम पे यार एआई नहीं होता था, आपके टाइम पे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ठीक है। आपके जो कुछ लिमिटेड नंबर, एक चेक रखो कि ऐसा ना हो कि एआई से एक क्वेश्चन पूछा, उससे दूसरा क्वेश्चन जनरेट हुआ तो दूसरा पूछा, उसके आंसर से तीसरा क्वेश्चन माइंड में आया तो तीसरा क्वेश्चन पूछा, उसके आंसर से हम फिर कुछ और माइंड में आया तो चौथे पे पहुंच गए। तो अपने आप को ये एक तरीके से स्ट्रिक्ट कंट्रोल करके चलो कि एट मैक्स
एक प्राइमरी क्वेश्चन और एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन तुम पूछोगे जब तुम कोई किताब का एक पैराग्राफ तुमने पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद अपने आप को वहां पे कट मारो, ऐसा नहीं कि आप बहते चले जा रहे हो, ठीक है। नहीं तो फिर क्या होगा, जो एआई है वो भी फिर आपके लिए एक ट्रबल मेकर एक्चुअली बन सकता है, ठीक है। दूसरा, एआई से जब भी आप कभी फैक्ट्स पूछो तो दो एआई आप ओपन रखो, ठीक है। फ्री वाले मॉडल्स अवेलेबल होते हैं, एंड एक एआई जो आंसर जनरेट करे उसको दूसरे एआई को बोलो कि इसको वेरीफाई करे, क्योंकि फ्री मॉडल्स के अंदर रॉन्ग इंफॉर्मेशन काफी कॉमन है कि दी जाती है, ठीक है। तो ताकि आप गलत ईयर्स, गलत चीजें आप अपने नोट्स में ऐड ना करो, दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्लिप्स है एआई के अंदर होते हैं, ठीक है। तो आज के टाइम पे एआई है, आपको जैसा भी सवाल आए, जैसा भी सवाल है, आपको एक पैराग्राफ समझ में नहीं आया, आप उस इंग्लिश कॉम्प्लेक्स पैराग्राफ को एआई पे डालो और उसको सिंपल अपनी मदर टंग में बोलो, है ना, कि यार मेरे को ना ये इतनी ज्यादा अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, तुम मेरे को बिल्कुल लेमैन टाइप इंग्लिश में समझाओ ये कहना क्या चाहता है ना। वो मीम आता है ना, कहना क्या चाहते हो, है ना। तो ऐसा कहना क्या चाहते हो एक चैट बना लो, ठीक है, एक प्रोजेक्ट बना लो, कहना क्या चाहते हो, ठीक है। एंड उसमें जितनी भी ऐसे कॉम्प्लेक्स इंग्लिश की चीजें आती है ना वो उसमें डालो, ठीक है। और उसको पूछो कि भाई क्या कह रहा है यार, क्यों कह रहा है ना। जो भी आपके मन में डाउट्स आते हैं वो वाई आपको पूछने, चाहे वो स्मॉल वाइज हो चाहे बिग वाइज हो। कभी भी आप ये मत सोचना कि आपको जो डाउट है वो बेवकूफों वाला डाउट है, कभी मत सोचना, क्योंकि वो आपका डाउट है। अगर देखो तुम्हारा डाउट सॉल्व नहीं होगा ना, तो ये बात मैटर नहीं करती कि दुनिया, अगर तुम उस दुनिया तुमको बेवकूफ बोल रही है क्या, कि कैसा बेकार सा डाउट पूछ रही है, कैसा बेकार सा डाउट पूछ रहा है। व्हाट मैटर्स इज कि इफ दैट डाउट इज सॉल्व्ड, then you are able to understand that paragraph, you are able to understand that topic, and one day you are able to understand that subject, and that's why you are able to get very awesome marks, ठीक है। तो इसलिए जो आपका डाउट है ना वो बहुत ज्यादा प्रीशियस है, ठीक है। कभी किसी को आप ये अधिकार मत दो कि कोई आपको बोले कि ये बेवकूफों वाला डाउट है, क्योंकि वो आपका डाउट है, इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस है। बिकॉज आपको उस डाउट की वजह से, चाहे वो एक वर्ड मीनिंग है, बट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अ थिंग बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। तो आज दैट आउट डाउट 1000 टाइम्स, ठीक है। टीचर अगर कभी ना बताए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम या एटीट्यूड या वॉट एवर, राइट, तो कोई नहीं, आपके पास एआई है, आप एआई से पूछोगे क्वेश्चन, ठीक है। तो देयरफॉर, बट एक लिमिटेड यूज ऑफ एआई होना चाहिए, ऐसा अनब्रिडल्ड यूज ऑफ एआई नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो देयरफॉर इसको कहते हैं क्वालिटी। अगर आपने कोई भी चीज पढ़ी है और आप ये अपने दिल पे हाथ रख के कह सकते हो कि ये पेज जो मैंने पढ़ा है मुझे समझ में आया है, ठीक है, इस पेज को मैं समझता हूं कि ये क्या कंटेंट है, तब उसको कहते हैं रियली में पढ़ना, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम बिल्कुल नहीं होगा, बहुत सारी चीजों में नहीं होगा, बट ये धीरे 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 होता है, ठीक है। आप में कुछ लोग कहेंगे सर बिल्कुल ऐसे पढ़ने की कोशिश करें ना कि एक पेज, तो सर एक पेज करने में सर 3 घंटे लग गए मुझे। इसीलिए एक और चीज आप हमेशा याद रखना, एक्सीलेंट शुड नॉट बिकम एनिमी ऑफ गुड। ऑलवेज रिमेंबर देख, ठीक है। तो कभी भी ऐसा आपको लगे, फीलिंग आए कि नाउ आई एम ड्रिफ्टिंग, अब जो है मतलब कुछ ज्यादा ही हो गया यार, मैं कुछ ज्यादा ही मतलब, क्योंकि एक प्रेशर भी है, तो इसलिए वहां पे फिर थोड़ा सा स्टॉप भी करना है। कोई नहीं, सेकंड आइटरेशन जब होगी, सेकंड रिवीजन तब होगी, तब देख लेंगे कुछ बचे हुए क्वेश्चंस को, है ना। तो ऐसा, ठीक है। दूसरा चीज जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में स्टूडेंट के डाउट्स ले लूंगा। दूसरा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज इंटरकनेक्ट, ठीक है। एंड इंटरकनेक्ट के अंदर एक टेक्निक है जिसको मैं कहता हूं ब्रैकेट्स में स्टार लगा के, ठीक है। वो इंटरकनेक्ट कैसा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक लिखा, एक क्वेश्चन आपने लिखा, मतलब एक स्टेटमेंट आई, राइट, औरंगजेब फॉट वॉर्स फॉर 40 to 45 years, है ना। आप एक बिल्कुल बिगनर हो, आपको यार है ईयर्स की बात हो रही है, बट ये मतलब ये औरंगजेब कब से कब था आपको याद नहीं आ रहा, ठीक है। पल्टोफाई द पेजेस, एंड जो भी आपको आंसर मिल रहा है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में स्टार लगा के लिखो कि 1658 to 1707, ये इसका रूलिंग टाइम पीरियड है, ठीक है। आपके मन में डाउट आया था कि औरंगजेब के रूलिंग ईयर्स क्या हैं, ठीक है, वो आपने 2 पेज पहले पढ़े थे,
या एक पेज पहले आपने पढ़ा था, उस पेज पे जाओ, उस ईयर को निकालो, और जो भी आपका डाउट था, कैसा भी डाउट था, आपके मन में ये डाउट आ रहा है यहाँ पे कि अरे औरंगजेब से पहले कौन था, है ना। अब यार ये क्रोनोलॉजी याद क्यों नहीं होती मुझे, कौन था यार औरंगजेब से पहले, आपने पेज पलटे, आपने देखा कि औरंगजेब से पहले शाहजहां था, तो आप यहीं पे ही लिख लो ठीक है। तो ये जो है आपकी ओरिजिनल लाइन थी, है ना, और इसको, ये आपकी जो है ओरिजिनल लाइन थी, एंड इसको आपने इस तरीके से एक्सपैंड किया है। एक बड़ी अमेजिंग चीज जो मैंने रियलाइज करी थी कि स्टेप नंबर 1 में नोट्स को छोटा करने पे फोकस नहीं होना चाहिए। स्टेप नंबर 1 में ट्रू अंडरस्टैंडिंग के लिए नोट्स थोड़े से एक्सपैंड होते हैं। स्टेप नंबर 2 में वो नोट्स, जब हम फ्लो चार्ट बेस्ड नोट्स बनाते हैं तो फिर उनका साइज छोटा होता है। और अगर हम डे 1 से ही हमेशा इस चीज पे फोकस रखेंगे कि मुझे अपने नोट्स छोटे करने हैं, मतलब साइज पे फोकस है एक्चुअली, क्वालिटी पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। एंड ये आपके जेन्युइन डाउट्स थे, क्यों, क्योंकि आपने जब ये सेंटेंस पढ़ा आपका माइंड अभी भी यहीं पे है, कब से कब था यार ये कब से कब था यार, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा तो था यार, ये क्या है। अभी आप पहुंच चुके हो, 10th लाइन पे पहुंच चुके हो, बट कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में है। जब नेक्स्ट पैराग्राफ पे शिफ्ट भी करोगे, जब ये टॉपिक खत्म हो गया, तब दोबारा एक बार इसको देखो, यार कब से कब था यार, वो चीज आपके माइंड में अटक चुकी है, ठीक है। तो उसको सिर्फ देखना नहीं है, उसको यहां पे कोडिफाई भी करना है, क्योंकि ये मैंने करे हुए अपने साथ एक्सपेरिमेंट्स। जो डाउट अगर मैं यहां पे अभी नहीं लिखूंगा, जब सेकंड टाइम आज से 2 महीने बाद मैं इसको रिवाइज करूंगा ना, मेरे को ये सेम डाउट्स आएंगे कि यार औरंगजेब से पहले कौन था और औरंगजेब कब से कब था, मुझे आएंगे। हो सकता है आपको ना आए, आपके अलग टाइप के डाउट्स होंगे जो आपको आएंगे। तो जो भी आपका डाउट आ रहा है, एकेडमिक डाउट, ठीक है, उसको आप ब्रैकेट्स में स्टार ला के आप वहीं पे एक्चुअली लिख लें, ठीक है। जैसे एक और मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि जैसे आपने पढ़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, आप पढ़ रहे हो, एंड आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा कि फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शंस वर इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट आपने पढ़ा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। अब आपका दिमाग थोड़ा खुराफाती है, आपके माइंड में आ रहा है फर्स्ट टाइम इनडायरेक्ट इलेक्शंस कब इंट्रोड्यूस हुए थे, है ना। आपका दिमाग वहां अटक चुका है। अब आप जब आगे भी जा रहे हो तो आपको लग रहा है आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, क्यों, क्योंकि आपने अपना टेस्ट लेने की कोशिश करी, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग कैसे अपने आप को जज करते हैं, क्या मैं अच्छी स्टूडेंट हूं, कुछ भी पढ़ा, अब मैं इसको पढ़ के बताऊंगी, है ना। ऐसा मतलब हमारे माइंड में आता है कि हम ऐसे ऐसे अपने आप को हम टेस्ट करते हैं कि ऐसा, है ना। ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि कोई भी याद नहीं कर पाता ऐसे। अब पर आपने तो जज किया अपने आप को, क्योंकि वो एक हैबिट है। कोई नहीं, आप गए, आपने चेक किया इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आईसी, जो भी जितना भी जो भी आपने पढ़ रखा है वो आपने टेस्ट किया, एंड वहां से आपने निकाला कि आपने ब्रेड में स्टार को यूज किया और आपने लिखा आईसीए 1909 फर्स्ट प्रॉपर इनडायरेक्ट इलेक्शंस, ठीक है। अब ये आप पढ़ रहे हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, पर आपने साइड में अपनी इंक से यहाँ पे आईसी 1909 के बारे में भी एक चीज लिखी। ये है ब्रैकेट में स्टार लगा के टेक्निक। इससे एक रनिंग बेसिस पर हमारी कहीं ना कहीं रिविजन होती है, ठीक है। एंड फर्स्ट टाइम में एफर्ट जाएगा, बट जब आप सेकेंड टाइम जब भी इसको पढ़ोगे, आप इतनी आपको बेइंतहा खुशी महसूस होगी कि उस टाइम पे मैंने एफर्ट डाल के ये ब्रैकेट में स्टार लगा के लिखा था। जब आपको रियलाइज होगा कि आपको ये डाउट दोबारा भी आता है, ठीक है, आपको अपनी पिछली मेहनत पे फक्र महसूस होगा, आपको अपनी पिछली मेहनत पे बहुत खुशी महसूस होगी, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में स्टार लगा के है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, मतलब जो है आपको मतलब एक याद आपको रहना चाहिए, है ना। जैसे आप पढ़ रहे हो वर्ल्ड वॉर 2, एंड वर्ल्ड वॉर 2 में आप पढ़ रहे हो कि लिनलिथ गऊ, ठीक है, 1936 से 43 वॉज द वाइसरॉय। अब आपके मन में आ गया यार वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे कौन था यार इनका वाइसरॉय। सेम चीज, जाओ सर्च करो, यहीं पे ही ब्रैकेट में स्टार लगा के लिखो, ठीक है, कि वर्ल्ड वॉर 1 के समय पे एक्चुअली कौन था, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि आपके 2 लोग थे,
एक हार्डिंगे 1910 से लेकर 1916 था, एंड दूसरा आपका था चेम्सफोर्ड जो कि आपका 1916 से लेकर 1921 था। तो आपको नई इंफॉर्मेशन मिल रही है कि यार वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे इंडिया में देयर वर 2, है ना, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे इंडिया में चेंज हुआ था, है ना। आपको ऐसा अच्छा फील होगा एज अ स्टूडेंट कि यार मैं तो एक अच्छा स्टूडेंट हूं, मुझे तो मतलब ये चीज मतलब मस्त है यार, ये किताब में सेंटेंस नहीं लिखा हुआ था बट ये सेंटेंस मतलब मुझे समझ में आ रहा है ना, कि दो एक्चुअली उस टाइम पे आपके वाइस रॉयस थे। तो ऐसे आपको मतलब अच्छा लगता है, ठीक है, अच्छा लगता है मतलब इन सेंस दैट्स हाउ यू एक्चुअली बिकम अ बेटर स्टूडेंट जो कि यूपीएससी क्वालिफाई कर रहा है ना। तो ये आपको एक्चुअली वो करना चाहिए।